सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट डाउन करके बताइए कि आप कनाडा आना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कनाडा के वीज़ा के रिगार्डिंग कि आपको कैसे कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, क्या प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। कनाडा बहुत ही अच्छी कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे कर भी लेते हैं और इसका यही रीज़न है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं और इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है जहाँ पे आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रगल के बाद आपको जब पीआर मिलती है तो वो जो खुशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। हालांकि मुझे पीआर नहीं मिली है, जब मुझे मिल जाएगी मैं डेफिनेटली वो अलग स्टोरी शेयर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप कनाडा आते हो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे टॉप प्रायोरिटी पे आता है आपका आइल्स एग्ज़ाम। आपका आइल्स एग्ज़ाम क्या होता है, दो टाइप के आइल्स एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है जनरल ट्रेनिंग होता है, सेकंड होता है एकेडमिक। ठीक है, तो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको एकेडमिक एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप जनरल ट्रेनिंग का देना चाहते हो तो आपको वर्क वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका जनरल ट्रेनिंग का आइल्स का एग्जाम होगा, लेकिन अगर आपको स्टडी वीज़ा फाइल करना है तो आपका एकेडमिक का होगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम कहाँ से प्रैक्टिस करें आइल्स की। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने जो प्रैक्टिस की थी, एक तो मैं सिटी स्टडी सर्कल में गया था, वो चार्ज करते थे 15,000 to 30,000 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था मेरे से 3 महीने की कोचिंग। तब जो साल चल रहा था वो 2018 था, तो उस टाइम को लाइक 3-4 साल हो चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, कोविड आके चला गया है, तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आइल्स का एग्ज़ाम मैंने जो पे किया था तब मैंने 10,000 रुपीज़ या 11,000 रुपीज़ पे किया था। अब शायद आइल्स का जो एग्ज़ाम की जो प्राइसिंग है वो 15,500 समथिंग है। तो सबसे पहला खर्चा आपका आइल्स का एग्ज़ाम का होगा। ठीक है, और आइल्स का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो आपका क्या है, ओवरऑल 6 चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल। शायद इन्होंने चेंज कर लिया होगा, वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, मैं पुराना डाटा बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको ओवरऑल 6.5 बैंड्स चाहिए, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। ठीक है, तो वो आ जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपने 10 साल इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है एवरी ईयर आप पढ़ते हो, है ना, अगर आपने वो पढ़ी है तो डेफिनेटली आप इजीली अच्छे बैंड्स ला सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं यूट्यूब चैनल मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले वो यूट्यूब चैनल्स पे विजिट करो, अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करो। सबसे ईजी होता है लिसनिंग, और रीडिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन राइटिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आइल्स के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे किसी और दिन। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, मुझे पता लग जाएगा कि आपको आइल्स के एग्ज़ाम की मतलब प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है। सेकेंड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो आती है आपकी DMC, डिटेल्ड मार्कशीट। अगर आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन की है तो आपको DMC एट ए टाइम नहीं मिलेगी, आपको प्रोहिबिशन शायद ऐसी काइंड की DMC होती है, प्रोविजनल, नॉट प्रोहिबिशन, इट्स प्रोविजनल। आपको प्रोविजनल डिग्री कलेक्ट करनी पड़ेगी चंडीगढ़ ऑफिस जाके। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो आप चंडीगढ़ जाके या उसकी ब्रांच पे जाके अपनी प्रोविजनल डिग्री लोगे। तो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका डिग्री है। ठीक है, या आपकी डिटेल मार्कशीट है। अगर आपने 12th की है तो आपको डिटेल्ड मार्कशीट मिलेगी, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तब आपको ये प्रोविजनल डिग्री मिलेगी। तो आपके पास वो प्रॉपर डिटेल्ड मार्कशीट होनी चाहिए आपकी कॉलेज की या आपके स्कूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है। ठीक है, आइल्स के बाद आपको ये चाहिए। अब आपकी आइल्स हो गई है, आपने अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, आपने अपना स्कूल का डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया, कॉलेज का जहां भी आप पढ़ रहे थे। अब बात आती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करने की। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यार कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। मैंने उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपके लिए बेनिफिशियल है, और हर एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिसाइड करना है। अगर आप वो नहीं डिसाइड करते हो तो आप एक ही फ्लो में चलते रहोगे जहाँ पे सारे लोग आपको डायरेक्शन देते रहेंगे और आप बिना
कुछ सोचे समझे वो स्टेप्स लेते रहोगे और इन द एंड कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो मेक श्योर आप अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में, और कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, अकोमोडेशन का कैसे करना है, वो सारा आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाओ अपनी जर्नी का जब आप कनाडा आने वाले हो, ताकि आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट पता हो कि आपको क्या करना है। तो अब शायद आपने अपनी रिसर्च भी कर ली होगी, ठीक है। रिसर्च करने के बाद आपको क्या करना है, एजेंट ढूंढना है जो प्रोफेशनल एजेंट है, ठीक है। मैंने अपनी जो फाइल लगवाई थी, मैंने AECC ग्लोबल से लगवाई थी। IDP वाले भी कोई फीस नहीं चार्ज करते, AECC ग्लोबल वाले फीस नहीं चार्ज करते। होता क्या है, इन लोगों को बैक एंड से कमीशन मिल जाती है। मैंने कॉनेस्टोगा कॉलेज में स्टडी की हुई है, अपनी वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है मैंने और वो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो मैंने किया था, एजेंट ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे लोग फाइंड करने जो आपसे कोई भी चार्जेस ना ले अपफ्रंट। अदरवाइज आप उनके पास भी जा सकते हैं जो चार्जेस लेते हैं, उनको वो आपसे भी पैसे लेंगे, उनको बैक एंड से भी कमीशन आएगा। इट टोटली अप्स टू यू। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है आपका एजेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलेज रिसर्च करने के बाद कई एजेंट्स क्या करते हैं, कई एजेंट्स को ना कुछ कॉलेज गिने चुने जो लोकल कॉलेज होते हैं ना, उनसे ज़्यादा कमीशन आती है, तो फिर वो आपको वही रिकमेंड करने लग जाते हैं, पुश करने लग जाते हैं कि आपको ये कोर्स लेना है, ये कोर्स लेना है। तभी मैंने आपको बताया कि आप पहले रिसर्च करके रखो, ताकि आपका जो माइंड है ये ना हो कि अच्छा ये एजेंट कह रहे हैं ये वाला कोर्स ले लेते मम्मी, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आप एक स्पेसिफिक पाथ पे तो चलोगे। तो ये आपका है डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको ये चीज करनी है, आपको एजेंट फाइंड करना, कंसल्टेंट फाइंड करना अपने लिए। आपने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया, आपका एजेंट भी मिल गया। अब बात आती है कॉलेज में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने। पहले क्या होता था, फ्री ऑफर लेटर सिस्टम चलता था। पहले मैं एक भी पैसा नहीं दिया करता था, मैंने ना बहुत सारी ऑफर लेटर्स अप्लाई की थी। तो अब क्या टाइम चेंज हो चुका है, अब आपको ऑफर लेटर के लिए $100 मिनिमम या $150 मैक्सिमम देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है, कौन सी जगह पे है। तो प्रॉपर रिसर्च के साथ एक कॉलेज में अप्लाई करो, 2 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स है अच्छे नहीं है, आप एवरेज हो, आपको लगता है कि आपकी फाइल में गड़बड़ है, या आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत कम है, तो कई बार ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मैंने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया था, मेरे भाई ने भी एक ही कॉलेज में अप्लाई किया था। मल्टीपल कॉलेज में अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करोगे, अपनी मनी वेस्ट करोगे, ठीक है। यू आर जस्ट प्लेइंग, ओके अच्छा इसमें नहीं हुआ, चलो हम इसमें कर लेते हैं। डोंट बी लाइक दैट, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। तो कॉलेज की प्रोसेसिंग फीस जो आपकी लगेगी ऑफर लेटर की, वो होगी $100 से लेके $150, तो आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो आपको ऑफर लेटर अप्लाई करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स करने के बाद, आइल्स का एग्जाम देने के बाद, कंसल्टेंट ढूंढने के बाद, अब आप करोगे अपनी ऑफर लेटर अप्लाई। अब ऑफर लेटर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट चीज आती है, जैसे ही ऑफर लेटर आपको मिलती है, नेक्स्ट चीज उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फीस भरना। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है फीस भरने में। कई लोगों का इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नहीं होता है, जैसे HDFC है, राइट। HDFC में अगर आप उन्हें बोलोगे कि फीस भरनी है, वो फॉरेक्स एक्सचेंज होता है उनका, एक्सिस बैंक का भी फॉरेन एक्सचेंज होता है इनका। ये जो क्या करते हैं, ये आपकी मनी लेते हैं और उसको जो भी करेंसी कन्वर्जन चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो कैनेडियन डॉलर्स में उसे कन्वर्ट करते हैं। जब वो कन्वर्ट करते हैं, जो भी एंड रिजल्ट आता है उससे क्या होता है, वो आपको बता देते हैं कि भाई इतने पैसे लगेंगे। तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सचेंज रेट चल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा उन्हें बात करोगे बैंक वालों से, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आप फ्लाई वायर भी यूज कर सकते हो। फ्लाई वायर एक ऐसा इंटरफेस है जहां से आप मनी भेज सकते हो ईजिली। अपनी फीस भरोगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी और आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम गलती क्या होती है, कई बार लोग एजेंट के कार्ड के थ्रू पे कर देते हैं। एजेंट कहते हैं चलो हम आपको पे करवा देते हैं, तो हम बस 15 से 20 हज़ार रुपये लेंगे, बट इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आपको नहीं पता पैसे गए हैं या नहीं गए हैं, फीस गई है या नहीं गई है, प्रोसेसिंग टाइम हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे भी वीकेंड को क्या होता है, यहाँ पे काम बंद होता है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अगले हफ्ते पता लगेगा। तो मेक श्योर आप उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। और फीस भरनी है आपने तो फ्लाई वायर से भरो, और या तो आप अपना अकाउंट खुलवा लो एक्सिस में, तो वहां से आपको पता लग जाएगा।
रहेगा, ठीक है। आप अगर अपना अकाउंट खुलवा लोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ईजी रहेगा ये काम, ठीक है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हो फीस, आप बैंक वालों से बात कर सकते हो कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो ये जो मेरी लिमिट है ये आप 5 लाख या 6 लाख 10 लाख आपकी फीस होगी, 1 साल की आपको भरनी है, क्योंकि पर सेमेस्टर जो है फीस जो है $9,200 बढ़ चुकी है। पहले 7,000 हुआ करती थी, अब $9,200, इसका मतलब 18,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको भरना पड़ेगा। सो टोटल 10 लाख आपकी फीस हो सकती है, तो आपने फीस भर देनी है। फीस के बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट काम है वो है GIC, जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है। अब GIC के बारे में हम बात करें तो GIC $10,000 हमें जमा करानी होती है। ये क्यों जमा करानी होती है? GIC होती क्या है? GIC ना जो स्टूडेंट है उसको ना $10,000 देते, गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई साहब तुम कनाडा आ रहे हो तो तुम्हारे पास अगर जॉब नहीं होगी तो तुम कैसे सरवाइव करोगे, गवर्नमेंट तो पे नहीं करने वाली। तो वो एक चीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इसका मतलब जो आपने मनी इन्वेस्ट की है, जो उन्हें दोगे बैंक को $10,000, वो आपको उसमें से हर महीने $670 आपको पर मंथ देती रहेगी। इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक एक्सपेंस है कनाडा का वो कवर होता रहेगा, इससे ये बेनिफिट होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, लोग GIC में पैसे बचाने के चक्कर में वो किसी लोकल बंदे के थ्रू आराम से अपना GIC भेज देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम ये होती है, कई बार आप गलत हाथों में GIC भेज देते हो, राइट। तो हमेशा जब भी आपको GIC पे करनी है वो आपके अपने बैंक अकाउंट से होनी चाहिए GIC। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं भेज रहे हो, आपका नेम उसमें नहीं है, तो वो शायद रिजेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर करो अपना एक्सिस बैंक में या HDFC बैंक में पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लो, उसी के थ्रू आप अपनी फीस भी भर सकते हो और उसके बाद अपनी GIC भी भर सकते हो। तो अपना बैंक अकाउंट ही आपको बना के रखना है, ये ध्यान रखो। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी GIC भी भर दी, आपको GIC का सर्टिफिकेट भी मिल गया होगा, आपको स्टूडेंट का रिसिप्ट भी मिल चुकी होगी और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट हो चुके होंगे। अगर आपने लोन लिया होगा तो लोन के पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बन चुकी होगी, एजेंट ने आपकी मदद कर दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के रिलेटेड एज वेल। तो अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजेंट ने ना आपको एक चेकलिस्ट दी होगी, आप वो सारी चेकलिस्ट देख लेना क्या क्या चेकलिस्ट है, ठीक है। वो देखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अप्लाई करना है स्टूडेंट वीजा और वो आपका एजेंट करेगा। तो $150 और उससे पहले एक और चीज आपको बताना भूल गया, मेडिकल कराना जरूरी है। तो मेडिकल के जो चार्जेस होंगे वो $7,000 या $8,000 होंगे। मैंने जब मेडिकल कराया था तब मैंने 4,000 या $4,500 दिया था उस टाइम, 2018 की बात है, 2019 में मैं आया था। तो जब मैं 2019 में आया तब जो मेडिकल का प्राइस था वो 4,000 to 6,000 था, ठीक है। तो स्टूडेंट वीजा की जो फीस होगी वो $150 है, ठीक है। $150 आपको पे करने हैं और $85 आपके फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक होने। तो आपका टोटल जो हो जाएगा, आप प्लस कर लेना, वो $235 कैनेडियन डॉलर्स आपको देने पड़ेंगे, जो कि आपकी एम्बेसी फीस भी होगी जो आपकी लगेगी, ठीक है। एम्बेसी फीस अलग से लगेगी $8,000। तो उनसे आप एजेंट से पूछ लेना कौन सी फीस कहाँ कहाँ लग रही है। तो टोटल जो खर्चा आ जाएगा आपका $20 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोथिंग की। क्लोथिंग की अगर आपको वीडियो चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं डिटेल्ड बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेके आना है क्लोथिंग के अंदर, ठीक है। हाउएवर आपने ज्यादा सामान नहीं लेके आना है, 20 से 30,000 या 40,000 रुपए की ही शॉपिंग करनी है, ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे डॉलरामा से आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हो, ठीक है। आपके पास सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको स्पून मिल जाएगा, आपको फोक मिल जाएगा, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेसिंग था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको टोटल जो खर्चा आ जाएगा वो 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए आ जाएगा, क्योंकि अब कनाडा का जो कन्वर्जन रेट है, जो एक कैनेडियन डॉलर है, 59 या 60 रुपीज पहुंच चुका है। जब मेरे टाइम पे था तब वो एक कैनेडियन डॉलर 51 रुपीज का था। तो एक रुपया भी ना आपका बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। 10,000 अगर कैनेडियन डॉलर भेज रहे हो तो अब 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, तो मतलब 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। किसी टाइम में मैंने 1 लाख रुपए कम दिया था क्योंकि करेंसी कन्वर्जन रेट कम था। और आते हुए अपने साथ कितने पैसे लेके आने, तो आप $400 से $500 अपने पास लेके आ सकते हो। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप कभी भी पैसे खर्च सकते हो, ठीक है। आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप फॉरेक्स कार्ड भी लेके आ सकते हो, उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।